तो विधानसभा उपचुनाव के दंगल में दीदी ममता बनर्जी और मामा शिवराज सिंह चौहान का मंगल होता दिख रहा है। पश्चिम बंगाल विधानसभा उपचुनाव में ममता बनर्जी का जलवा लगातार बरकरार है। वहीं मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान का दम नजर आ रहा है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने चारों सीटों पर जीत हासिल कर ली है। दिनहाटा, गोसाबा, खरदा और शांतिपुर सीट पर टीएमसी ने बड़ी जीत यहां पर हासिल की है। गोसाबा में टीएमसी उम्मीदवार ने 1,41,000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की है। वहीं खरदा सीट पर टीएमसी ने 93,000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की है। खास बात यह है कि टीएमसी को बंगाल में 4 सीटों पर कुल 77% वोट मिले हैं और बंगाल में कार्यकर्ता जीत का जश्न मनाने में भी जुट गए हैं। असम में भी बीजेपी ने 3 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि बीजेपी की सहयोगी ने 2 सीटों पर जीत हासिल की है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से पश्चिम बंगाल में ममता दीदी का जलवा लगातार बरकरार है। 4 विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहे थे और चारों की चारों सीटें टीएमसी ने अपने नाम कर ली हैं। और आप देख सकते हैं कि जीत के बाद जश्न भी पश्चिम बंगाल में साफ तौर से नजर आ रहा है। वहीं बात करें मध्य प्रदेश की, तो यहां पर शिवराज सिंह चौहान का दम साफ तौर से नजर आ रहा है। यहां पर बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया है, खंडवा सीट पर आगे चल रहे हैं और साथ में विधानसभा सीट पर भी बीजेपी ने लगातार बढ़त वहां पर बनाई हुई है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से पश्चिम बंगाल के दिनहाटा में जश्न जो है टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने मनाना शुरू कर दिया है। वहीं असम की बात करें तो असम में एनडीए ने शानदार प्रदर्शन किया है। 3 सीटें बीजेपी के खाते में आई हैं, 2 सीटें बीजेपी की सहयोगी दल उन्होंने अपने नाम की हैं। वहीं पश्चिम बंगाल में हर तरफ आप देख सकते हैं गोसाबा की ये तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से जब टीएमसी के कार्यकर्ता वहां पर जीते तो मिठाइयां बांटने का सिलसिला वहां पर शुरू हो गया। हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से साफ तौर से जश्न को लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि जगह जगह देश के अलग अलग हिस्सों में जीत के बाद वहां पर जश्न कार्यकर्ता मना रही हैं। 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं। पश्चिम बंगाल में ममता दीदी का जलवा बरकरार, एक बार फिर बीजेपी को चारों खाने वहां पर चित कर दिया है। और मध्य प्रदेश की बात करें तो यहां पर शिवराज ने अपना दमखम दिखाया है। वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ट्वीट कर चारों सीटों पर जीतने वालों को शुभकामनाएं दी हैं। ट्वीट में क्या कुछ लिखा है वो आपको दिखाते हैं। ये जीत आम लोगों की जीत है, क्योंकि इससे पता चलता है कि कैसे बंगाल हमेशा नफरत की राजनीति पर विकास और एकता को चुनता है। लोगों के आशीर्वाद से हम वादा करते हैं कि हम बंगाल को और अधिक ऊंचाइयों पर ले जाना जारी रखेंगे। ये जीत was expected। हम अच्छा से चुनाव लड़े, अच्छा से जीते, यही हुआ। ये अच्छा है। बीजेपी ये हम आशा कर रहे थे और बीजेपी जितना पीछे जाएगा वो लोकतंत्र के लिए भला होगा। वहीं बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय का टीएमसी की इस जीत पर क्या कुछ कहना है वो भी सुनिए जरा। चुनाव होते हैं वहाँ पर हार जीत की बात करते हैं। जहाँ चुनाव नहीं होते हैं, पोलिंग बूथ पर सिर्फ कब्जा होता हो, जहाँ पोलिंग एजेंट को बैठने नहीं दिया जाता हो, जहाँ पोलिंग एजेंट हम तय करते हैं उनके घर पे जाकर पुलिस चले जाती है कि बाद में हमारी जवाबदारी नहीं चुनाव के बाद। जब पुलिस, गुंडे और राजनीतिक दल तीनों का नेक्सस जब काम करता हो तो वहाँ चुनाव थोड़ी होते हैं। इसलिए उनकी 1 लाख की जीत हो, 2 लाख की जीत हो, चुनाव नहीं है वहाँ पोलिंग बूथ पर कब्जा है, वो सीट छीनते हैं। और बात हरियाणा की करते हैं। हरियाणा के हिसार जिले के ऐलनाबाद विधानसभा सीट पर आईएनएलडी के अभय चौटाला ने शानदार जीत हासिल की है। इस दौरान उनके समर्थकों ने वहां जमकर जश्न मनाया, लेकिन जश्न मनाने के दौरान आईएनएलडी के समर्थकों ने कोरोना नियमों को ताक पर रखा। खुशी मनाने के चक्कर में कार्यकर्ताओं ने कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई, ना 2 गज की दूरी का ख्याल रखा और ना ही लोगों ने वहां पर मास्क पहने हुए थे। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि ऐलनाबाद में बेशक अभय चौटाला की जीत हुई है, लेकिन जश्न में कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई गई हैं। नहीं, ये किसान की जीत है और मुख्यमंत्री में अगर नैतिकता है तो मुख्यमंत्री को तो इस्तीफा उसी दिन दे देना चाहिए था जिस दिन पैसे बांटने शुरू करे, जिस दिन सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग होना शुरू हुआ था। बावजूद उसके लोगों ने इनकी तसल्ली बैठा दी।
और इस वक्त इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी नीरज कुमार बने हुए हैं और साथ में भोपाल से मनोज हमारे साथ बने हुए हैं और पटना से चंद्रमोहन हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले नीरज, मैं आपका रुख करूंगा क्योंकि हरियाणा पे एक सीट पे उपचुनाव हो रहा था। अभय चौटाला की प्रतिष्ठा यहाँ पे दांव पे लगी हुई थी। जीत हासिल उन्होंने कर ली है, लेकिन बीजेपी के लिए एक संदेश है कि कृषि कानून आने वाले वक्त में बड़ी चुनौती खट्टर सरकार के लिए हो सकते हैं। रवि, देखिए, इस बार भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी के संयुक्त उम्मीदवार थे गोविंद कांडा और उन्होंने भी मिलकर नहीं हरा पाए यहां अभय चौटाला को। और अभय चौटाला आपसे थोड़ी देर पहले मीडिया को संबोधित करने के बाद अंदर जीत का सर्टिफिकेट लेने गए हैं और वो कुछ देर के बाद निकलेंगे। लेकिन अगर एलनाबाद की बात करें तो तीनों लोगों के लिए संदेश है। मुख्य प्रतिद्वंदी जो तीन पार्टियां थी, आईएनएलडी, बीजेपी, जेजेपी और कांग्रेस, तीनों के लिए संदेश है। आईएनएलडी के लिए संदेश ये है अभय चौटाला के लिए कि जीते तो हैं वो, लेकिन वोट मार्जिन कम हुआ है। जीत का मार्जिन पिछली बार से कम हुआ है। दूसरी बात, बीजेपी जेजेपी के लिए संकेत यह है कि आप सरकार में हैं, सरकार में होने के बावजूद जेजेपी और बीजेपी के संयुक्त उम्मीदवार के बावजूद आप अभय चौटाला को एलनाबाद से हरा नहीं पाए। तो बीजेपी और जेजेपी के लिए भी संदेश है, कृषि कानून से भी उसको जोड़ के देख सकते हैं। कांग्रेस के लिए संदेश साफ है कि आपको बहुत मेहनत करनी होगी क्योंकि आपके उम्मीदवार का जमानत जब्त हो गया है। पिछली बार उनके उम्मीदवार की जमानत जब्त नहीं हुई, इस बार उनके उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई है। और पवन बेनीवाल रवि वही उम्मीदवार है जो पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे चुनाव, इस बार उनके उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई है। और पवन बेनीवाल रवि वही उम्मीदवार है जो पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे चुनाव मैदान में उतरे थे और दूसरे नंबर पे थे। तो तीनों पार्टियों के लिए संदेश है। लेकिन कृषि कानूनों की अगर बात करें तो अभय चौटाला ने जीत के बाद यह भी कहा कि वो टिकरी जाएंगे, सिंघू बॉर्डर जाएंगे और किसानों से मिलेंगे और अगर किसान उन्हें दोबारा कहेंगे तो दोबारा अपने विधायक पद से इस्तीफा देंगे। तो अभय चौटाला ने जो कृषि कानूनों को लेकर अपना स्टैंड लिया है उस पे कायम है। लेकिन आने वाले वक्त में हरियाणा में 2019 में विधानसभा का चुनाव होगा, लोकसभा चुनाव के बाद, उससे पहले कृषि कानूनों पर सियासत पुरजोर होगी। और अभय चौटाला ने एक बार साबित किया है कि एलनाबाद में उनके जोर का कोई नहीं है, उनके मुकाबले में कोई नहीं है। और आज एक बार फिर 2010 से वो लगातार यहाँ विधानसभा का चुनाव जीतते रहे हैं और एक बार फिर 2021 में उन्होंने ये साबित किया है कि एलनाबाद में बिल्कुल नीरज, साफ तौर से कह सकते हैं संदेश तीनों पार्टियों के लिए यहाँ से चला गया है। कांग्रेस की जमानत यहाँ पे जब्त हो गई है। कांग्रेस के लिए भी सोचने का वक्त यहाँ पर आ गया है कि किस तरह से वहां पर अभय चौटाला और बीजेपी के बीच जोरदार टक्कर यहाँ पे देखने को मिली और कांग्रेस कहीं नहीं थी और बीजेपी के लिए भी कहीं ना कहीं ये सोचने का वक्त आ गया है। कृषि कानून क्या यहां पर नुकसान पहुंचा रहे हैं? बड़ी खबर आपको एक और बता दें, कुशेश्वर स्थान की सीट हारने पर भड़के जगदानंद ने पार्टी को डुबोया है। अब बड़ी खबर बिहार से, क्योंकि वहां पर भी उपचुनाव हुए थे। तेज प्रताप का तेजस्वी जगदानंद पर बड़ा हमला यहां पर हुआ है, क्योंकि जिस तरह से उन्हें पार्टी से अलग किया गया था, उन्होंने साफ तौर से अब इस हार के लिए जगदानंद को उनको जिम्मेदार ठहराया है। तेजस्वी के सलाहकार ने डुबोया है, क्योंकि तेज प्रताप और तेजस्वी दोनों भाइयों के बीच लगातार दरार जो है वो देखने को मिल रही है। उपचुनावों पे सबकी निगाहें टिकी हुई थी। कुशेश्वर स्थान जिस तरह से वहां पर नतीजे सामने आए हैं, आरजेडी को हार का सामना करना पड़ा है, उसके बाद अब तेज प्रताप ने तेजस्वी और जगदानंद पर यहां पर बड़ा हमला बोला है। हमारे बीमार पिता को भी उन लोगों ने कैंपेन में लेके जाने का काम किया और आप देख रहे हैं कि कोई भी लड़ाई हमको लड़ना है और जीतना है, तो हम लोग को सबको लेकर के चलने का काम करना है। कांग्रेस जो है शुरू से हम लोग का सहयोगी रहा है, हम लोग उसके सहयोगी रहे हैं शुरू से। लगातार पिताजी की बातचीत होते रहती है और इस चुनाव के दौरान भी पिताजी से बातचीत हुई है, सोनिया गांधी जी की बातचीत लगातार। और हम तो कांग्रेस को शुरू से ही लेकर चलने का काम किया और संगठन में जैसे जगदानंद सिंह हो गए, सुनील सिंह हो गए, संजय हो गए, ये सब पार्टी को पूरे तरीके से हरवाने का काम किया और पार्टी को बर्बाद करने का काम किया, जिसका नतीजा है कि आज तेजस्वी को हार का सामना करना पड़ा। चलिए सीधा रुक करते हैं पटना का, जहां मेरे सहयोगी चंद्रमोहन हमारे साथ बने हुए। चंद्रमोहन, अब तेज प्रताप, जाहिर सी बात है कुशेश्वर स्थान में हार मिली है तो उन्होंने सीधा इसके लिए जिम्मेदार जगदानंद और तेजस्वी को ठहरा दिया है।
बिल्कुल, देखिए तेज प्रताप यादव पहले से ही नाराज चल रहे थे। हालांकि लालू यादव जब अपने घर पहुंचे यहाँ पटना में तो उनको जरूर मनाने की कोशिश की। यही वजह है कि तेज प्रताप यादव आज यहाँ पे इस 10 सर्कुलर रोड पर पहुंचे थे जहाँ राबड़ी देवी और लालू यादव रहते हैं और यहीं पर तेजस्वी यादव भी रहते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव आज दरभंगा में है क्योंकि वहाँ पर काउंटिंग हो रहा था और तेज प्रताप यादव जब यहाँ पर पहुँचे थे तब से वो कई बार मीडिया से मुखातिब होने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन वो निकलते समय जिस तरह से उन्होंने बयान दिया है साफ तौर पर दिखा रहा है कि पार्टी और परिवार के लोग उनके निशाने पर हैं। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि जब तक जो तेजस्वी यादव के सलाहकार हैं संजय यादव, एमएलसी सुनील सिंह और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह जब तक छोड़कर नहीं जाते हैं तब तक इस पार्टी का भला नहीं हो सकता है। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि पार्टी और परिवार की लड़ाई भले ही इन 2 सीटों के परिणाम को लेकर आया हो, लेकिन कुशेश्वर स्थान में अब जेडीयू वहाँ से जीत गई है। वहाँ से अमन भूषण हजारी जो जेडीयू के प्रत्याशी थे वो यहाँ से जीत चुके हैं। तो वहीं अभी जो तारापुर है वहाँ पर काउंटिंग चल रहा है और 513 वोट से वहाँ से आरजेडी आगे चल रही है। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि अगर वहाँ का भी रिजल्ट इनके पास अगर नहीं आता है तो फिर से एक बार लेकर बवाल हो सकता है। और तेज प्रताप यादव का जो बयान आया है साफ तौर पर दिखा रहा है कि पार्टी और परिवार में भले ही लालू यादव यहाँ पर चले आए हैं लेकिन सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बिल्कुल सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ये साफ तौर से हम कह सकते हैं जिस तरह से जेडीयू ने कुशेश्वर स्थान में जीत हासिल की और तारापुर में जोरदार टक्कर देखने को मिल रही है। रुक करते हैं मध्य प्रदेश का, वहां पर भी जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है। मध्य प्रदेश की 1 लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी, मतगणना जो है लगातार जारी है। मध्य प्रदेश के दंगल में मामा शिवराज सिंह चौहान का मंगल होता दिख रहा है। मध्य प्रदेश के जोबट विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी की सुलोचना रावत जीत गई है। खंडवा लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार ज्ञानेश्वर पाटिल 63,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। इन 4 सीटों में खंडवा लोकसभा सीट, रैगांव विधानसभा सीट पर बीजेपी का कब्जा था, जबकि जोबट और पृथ्वीपुर विधानसभा सीट कांग्रेस के पास थी। खंडवा लोकसभा सीट बीजेपी सांसद के निधन से खाली हुई है। जोबाट और पृथ्वीपुर सीट पर बीजेपी आगे चल रही है, जबकि रैगांव सीट से कांग्रेस उम्मीदवार कल्पना वर्मा आगे चल रही है। तो यहां पर भी आप कह सकते हैं कि जोरदार टक्कर जो है वो देखने को मिल रही है। चुनाव को कभी चुनौती नहीं मानती आई, हमेशा अवसर मानती आई है। आज चूंकि धनतेरस से दीपोत्सव का कार्यक्रम की शुरुआत भी हो रही है और शायद हमारी संस्कृति में तो इसे शगुन ही कहा जाता है। और आज मध्य प्रदेश की जो 4 सीटें हैं, 1 लोकसभा और 3 विधानसभा, जिसमें 2 कांग्रेस के पास थी, उनकी परंपरागत सीटें थी, वहाँ भारतीय जनता पार्टी के रुझान को देखने के बाद लगता है कि आगामी चुनाव जो देश का सबसे बड़ा विधानसभा का चुनाव होगा उत्तर प्रदेश, उसके लिए शगुन आज मध्य प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को सौंपा है और इस शगुन को स्वीकार करते हुए हम मध्य प्रदेश के सभी मतदाता भाइयों बहनों का आभार व्यक्त करते हैं। अब तक के परिणाम भारतीय जनता पार्टी के लिए शुभ हैं, सुखदायी हैं, उत्साहवर्धक हैं और ये परिणाम ये सिद्ध करते हैं कि प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी में जनता का विश्वास है। मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो काम किया है हम लोगों ने, उसको भी जनता का स्नेह और आशीर्वाद प्राप्त है और हम सबके आभारी हैं। चलिए सीधा रुक करते हैं, मेरे सहयोगी मनोज भोपाल से हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज, जिस तरह से मध्य प्रदेश में बीजेपी ने प्रदर्शन किया, ये कह सकते हैं कि यहां पर शिवराज ने अपनी प्रतिष्ठा बचा ली है। हालांकि एक सीट पे उन्हें जोरदार टक्कर मिली है वहां पर रैगांव में। जाहिर तौर पर शिवराज ने अपनी प्रतिष्ठा बचा ली और अगर हम उसमें बात करें कि आखिर शिवराज सिंह चौहान का सक्सेस रेट क्या है, उनकी कामयाबी का जो प्रतिशत क्या है, तो आप देखोगे कि 4 सीटों पर उपचुनाव हुई जिसमें 1 लोकसभा है, 3 विधानसभा है। तो 3 विधानसभा में शिवराज सिंह चौहान ने 2 सीटें जीती और वो 2 सीटें जीती नहीं, 2 सीटें कांग्रेस से छीनी, क्योंकि जोबट पर और पृथ्वीपुर पर दोनों जगह पर कांग्रेस का कब्जा था और पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस वो चुनाव जीती थी। इसके अलावा शिवराज सिंह चौहान के हाथ से रैगांव सीट निकल गई जो विंध्य का एक अहम इलाका है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप खंडवा में देखेंगे तो खंडवा में लगातार पार्टी लीड कर रही है और खंडवा में भी बीजेपी की जीत के आसार बन रहे हैं। तो खंडवा की जो 7 विधानसभा सीट है उनमें 7 की 7 विधानसभा सेगमेंट में
बीजेपी आगे चल रही। तो जाहिर तौर पर कांग्रेस को तो एक करारा झटका मध्य प्रदेश के चुनाव में लगा है, क्योंकि कांग्रेस दावे कर रही थी कि हम जो सीट हमारे पास है वो तो जीतेंगे ही, साथ ही साथ हम बीजेपी से रैगांव सीट या खंडवा सीट छीनेंगे। तो जाहिर तौर पर कांग्रेस को झटका, बीजेपी के लिए एक बड़ी बड़ा। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के लिए जैसे कह सकते हैं कि उनके खाते में मध्य प्रदेश के उपचुनाव की जीत जरूर जाएगी, क्योंकि इसके पहले और बीजेपी का प्रदर्शन शानदार रहा है, क्योंकि कांग्रेस से सीटें जीती नहीं है, छीनी है। हालांकि एक सीट पे उन्हें करारी शिकस्त झेलनी पड़ी है। एक और बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश से, आपको बता दें हिमाचल प्रदेश उपचुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने क्लीन स्वीप किया है। मंडी लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह जीत गई हैं। बीजेपी 2 बार से लगातार यहां पर जीत रही थी मंडी लोकसभा सीट को, लेकिन इस बार इस सीट को बीजेपी बचा नहीं पाई। हिमाचल प्रदेश में मंडी लोकसभा सीट और 3 विधानसभा सीटों पर बीजेपी को करारी शिकस्त झेलनी पड़ी है। क्लीन स्वीप कर दिया यहां पर कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश में। पार्टी के लिए 2022 विधानसभा चुनाव से पहले यह बड़ा झटका है, करारा झटका है। इसके अलावा अर्की, फतेहपुर, जुब्बल कोटखाई में भी बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा है। इस बीच हिमाचल प्रदेश के सीएम ने कहा कि हार पर हम मंथन करेंगे, लेकिन जयराम ठाकुर के लिए, बीजेपी के लिए यह बड़ा झटका है, क्योंकि बीजेपी हिमाचल प्रदेश में 4 सीट में से 1 लोकसभा और 3 विधानसभा सीट में से कोई भी सीट बचा नहीं पाई। वहीं दादरा और नगर हवेली में हुए उपचुनाव में शिवसेना ने जीत हासिल की है। 22 राउंड की गिनती पूरी हो गई है। शिवसेना के उम्मीदवार कला देलकर 47,447 वोटों से जीत गई है। उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार महेश कामित को हराया। शिवसेना के उम्मीदवार की जीत के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। यह सीट निर्दलीय सांसद मोहन डेलकर के निधन के बाद खाली हुई थी। शिवसेना ने 7 बार सांसद रहे मोहन डेलकर की पत्नी को टिकट दिया था, जिन्हें सीट से जीत हासिल हुई है। तो दादरा नगर हवेली की बात करें तो यहां पर शिवसेना ने बड़ी जीत हासिल की है। और अब असम का रुख कर लेते हैं। असम में एनडीए बम बम दिख रही है। असम में 5 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियों ने अपना कब्जा जमा लिया है। राज्य की 3 विधानसभा सीट पर बीजेपी ने कमल खिलाया है, जबकि 2 सीटों पर राज्य में बीजेपी की सहयोगी पार्टी यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल यानी यूपीपीएल ने जीत हासिल की है। तो असम में साफ तौर से एनडीए ने यहां पर बड़ी जीत हासिल की है। 5 सीटों पर उपचुनाव हुए थे, 5 की 5 सीटों पर यूपीए ने कब्जा कर लिया है। तो बीजेपी के नजरिए से असम में आज बेहतरीन नतीजे सामने आए हैं, क्योंकि यहां पर 5 की 5 सीट पर बीजेपी ने कब्जा कर लिया है। तो न्यूज़ 18 इंडिया के साथ आप अयोध्या की अद्भुत दिवाली मना रहे हैं और महादिव्य दर्शन तो आपको 3 नवंबर यानी कल होंगे। लेकिन ये तैयारियां आप देख सकते हैं, क्योंकि विश्व कीर्तिमान इन्हीं दियों से प्रज्वलित होती हुई उस रोशनी से होगा, जिससे ना अयोध्या जगमगाएगी बल्कि अयोध्या का जगमगाता भविष्य हिंदुस्तान को लेकर विश्व कीर्तिमान यहाँ पर स्थापित करेगा। मेरे जिस ओर देखेंगे आप, आपको सिर्फ दिए ही दिए नजर आएंगे। 14,000 से ज्यादा वॉलंटियर्स की ये मेहनत का नतीजा है, जो कोने कोने में आपको द्वीप ही द्वीप देखिए किस तरह से नजर आएंगे। आप देखिए इन द्वीपों की तस्वीर बेहद खास है। अभी फिलहाल रुई और तेल की कमी है, लेकिन ये भी बहुत जल्द पूरी कर ली जाएगी, क्योंकि हर जगह से लोग आए हुए हैं। कई समाज सेविकाएं संस्थाएं हैं जो कि लगी हुई हैं, और साथ ही छात्र छात्राएं भी हैं जो लगातार जुटे हुए हैं और डटे हुए हैं, ताकि एक भी रोशनी कम ना हो विश्व कीर्तिमान स्थापित होने पर। और आप यहाँ भी देखिए पंकज, मैं चाहूंगी आप
दूर तक दिखाइए खोलकर ये तस्वीर जो ये बताएगी कि किस तरह से अयोध्या की अलौकिक दिवाली विश्व को रोशन करती राम नगरी की रोशनी नजर आएगी और वर्तमान की रोशनी से सजता उज्जवल भविष्य का ये दरबार दिखाई देगा। राम की पैड़ी की तस्वीर आपके सामने है, उस ओर भी आप देखिए अयोध्या की ये अमृत दिवाली है जो कि अमर दिवाली बन जाएगी और राम दरबार की ये दिव्य दिवाली के जो दर्शन होंगे वो हालांकि आप कल करेंगे, लेकिन ये तैयारियां यहाँ पर अमूमन पूरी हो चुकी है। अभी भी हालांकि बहुत से वॉलंटियर्स हैं जो लगे हुए हैं, पूरी तरह से साज सज्जा में लगे हुए हैं। सांस्कृतिक पारंपरिक कार्यक्रम जो हैं वो लगातार चल रहे हैं, लेकिन इस बीच दियों में कोई कमी ना रहे और दियों में जिस तरह की रोशनी दिखाई देगी वो विश्व रिकॉर्ड तो कायम करेगी ही करेगी, साथ ही ये भी बताएगी कि कितने खूबसूरत तरीके से ये जगमगाता अयोध्या नजर आएगा और दुल्हन की तरह सजी अयोध्या कल अपनी एक अलग ही कहानी कहती नजर आएगी। 9,51,000 करीब ये दिए जगमगाएंगे, भले ही ये प्रज्वलित अयोध्या में होंगे लेकिन विश्व में हमें बता देंगे कि आखिर किस तरह से हिंदुस्तान की रोशनी के आगे किसी की नहीं चलती है और हिंदुस्तान की रोशनी दिव्य रोशनी यूं ही नहीं कहलाती है। मेरे सहयोगी अमित सिंह ने लगातार जायजा लिया है, हर एक तैयारियों को बहुत बारीकी से परखा है। आइए आप भी उनकी ये रिपोर्ट देखिए और समझिए कि अयोध्या की ये दिवाली क्यों दिव्य होने वाली है। राम की नगरी अयोध्या में दिव्य दीपोत्सव की पूरी तैयारी कर ली गई है। इस वक्त हम मौजूद हैं सरयू नदी के किनारे राम की पैड़ी पर और यहीं पर दिव्य दीपोत्सव मनाया जाएगा। सबसे पहले तो हम आपको यहाँ की तस्वीरें यहाँ पर दिखा देते हैं कि किस तरीके से जो वॉलंटियर्स हैं वो लगातार यहाँ पर दिए लगाने का काम यहाँ पर कर रहे हैं। यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं 9,51,000 दिए इस बार जलाए जाएंगे और ये दिए हैं, आप देख सकते हैं दियों का सजाने का काम यहाँ पर लगातार यहाँ पर चल रहा है। और ये जो वॉलंटियर्स हैं विभिन्न कॉलेजेस संस्थाओं को मिला लिया जाए तो 14,000 से ज़्यादा वॉलंटियर्स होंगे जो लगातार इन दियों को सजाएंगे। दूसरी तरफ मैं आपको एक और तस्वीर यहाँ पर दिखाऊं तो देखिए ये स्टेज पूरी तरीके से तैयार है। वीवीआईपी यहाँ पर बैठेंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ऊपर उस स्टेज पर बैठेंगे और दूसरे जो वीवीआईपी होंगे यहीं पर वो बैठेंगे। कई वॉलंटियर्स हैं, हम इनसे बात करते हैं। मैडम कहाँ से हैं आप? अवध यूनिवर्सिटी से। अवध यूनिवर्सिटी से हैं आप। पूरी तैयारी हो गई? बिल्कुल, बहुत अच्छे से। फाइन आर्ट्स के बच्चे हैं जिन्होंने ये आपका बना रखा है रिकॉर्ड ऑलरेडी। अभी ये फिगर में फिर से बना रहे हैं जो आपका 9,51,000 दिए 105 स्क्वायर फीट में जो है ये फिर से इमेज बना रहे हैं। राम दरबार इनका मुख्य जो है बेंचमार्क रहा है, उसे और बृहद कर रहे हैं जिसमें केवट और सबरी का जो है दृश्यांश जो है दीपों द्वारा प्रज्वलित करेंगे। तो अयोध्या का रोशनी भरा अध्याय कल जब सामने आएगा तो अपने साथ एक इतिहास रचता नजर आएगा और कल का दिन यानी कि 3 नवंबर इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज हो जाएगा। डूबता सूरज ये बता रहा है इस वक्त की कल ये फिर उगेगा और ये बताएगा कि हिंदुस्तान किस तरह से विश्व कीर्तिमान अपने इस प्रज्वलित दियों के जरिए कल करने वाला है और पावन नगरी की ये पावरफुल दिवाली किस तरह से अपनी रौनक बिखेर रही है। मेरे सहयोगी अमित इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। पंकज, मैं चाहूंगी कि ये तमाम तस्वीरें दिखाते हुए मैं जाऊं अमित के पास क्योंकि अमित भी अपने साथ बेहद खूबसूरत और भक्ति से सराबोर तस्वीरें लगातार दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। अमित, क्या कुछ इस वक्त हम चाहेंगे कि क्योंकि सूरज डूब रहा है और इस डूबते सूरज के साथ संकेत ये है कि कल की सुबह इतिहास रचती नजर आएगी और इतिहास के पन्नों में विश्व कीर्तिमान अयोध्या की नगरी अपने प्रज्वलित दीपों से रचेगी। जी हाँ, बिल्कुल सबीना, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि कल जब सूरज उगेगा तो एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड अयोध्या बनाएगा। कल शाम को 6 बजे जब ये सूरज डूबेगा कल, तब उस वक्त तकरीबन शाम के 6 बजे के आसपास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहीं पर पहुंचेंगे और उसके बाद 6 से 6:30 के बीच में ये जो आप दिए इस वक्त यहाँ पर देख सकते हैं और जिधर भी कैमरा जाएगा इस वक्त हड़की पौड़ी पर जिधर भी कैमरा जाएगा राम की पैड़ी पर आप यहाँ हर तरफ दिए ही दिए देखेंगे और ये शाम को 6 से 6:30 के बीच में दिए यहाँ पर प्रज्वलित किए जाएंगे। मेरे साथ यहाँ पर देख सकते हैं कि ये वॉलंटियर्स हैं, अवध यूनिवर्सिटी के ये सब छात्र हैं और ये जो वॉलंटियर्स आप यहाँ पर देख रहे हैं यही ये दिए को सजाने का काम यहाँ पर कर रहे हैं। इनमें से बात करते हैं, क्या करती हैं आप? जी बीए करते हैं। बीए में पढ़ाई कर रही है। कब से आप यहाँ पे हैं? यहाँ पे हम लोग सुबह 12 बजे से। सुबह 12 बजे से है। आपको कौन से रोग की जिम्मेदारी दी गई है?
ये वाली रो हमारी है। ये रो आपकी है पूरी। तो सवीना, दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ये जो रो आप देख सकते हैं, इस तरीके से एक एक वॉलंटियर्स को ये बांटा गया है। यानी इस रो में आप कुल यहाँ पर जितनी भी आप दिए देख सकते हैं, ये एक वॉलंटियर्स इसका दीप प्रज्वलित करेगा। शुरुआत जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे कल शाम 6 से 6:30 के बीच में, जब वो दीप प्रज्वलित करेंगे। उसके बाद जितने वॉलंटियर्स हैं वो लगातार जितने भी दिए हैं, 9 लाख से ज्यादा दिए तो राम की पैड़ी पर यहाँ पर होंगे और तकरीबन 12 लाख से भी ज्यादा जो दीप प्रज्वलित किए जाएंगे पूरे अयोध्या में। तो ये अपने आप में वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा। मैं एक बार कहूंगा अखिलेश से कि अखिलेश आपको पूरी तस्वीरें दिखाएं, जहां तक कैमरा पैन करेगा, जहां तक कैमरा जाएगा, आपको केवल रिकॉर्ड तोड़ रोशनी जो है वो पूरी दुनिया यहाँ पर देखेगी। बिल्कुल अमित, आपके पास आएंगे और आप जिस तरह से बातचीत यहाँ पर वॉलंटियर से कर रहे हैं, हमने भी यहाँ पर बातचीत की और ये सवाल पूछा कि सुबह से कुछ खाया पिया या नहीं, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि जब राम की भक्ति होती है तो भूख प्यास मिट जाती है, क्योंकि मकसद अभी इन्हीं का यही है कि एक भी दिया कम नहीं होना चाहिए। और मकसद सिर्फ विश्व रिकॉर्ड कायम करना नहीं है, मकसद है अयोध्या की नगरी जब जगमगाएगी तो विश्व में जगमगानी चाहिए। सिर्फ अयोध्या में या हिंदुस्तान में, भारत में नहीं, बल्कि वो चाहते हैं कि पूरा विश्व देखे कि राम नाम की आखिर ताकत क्या है और राम नाम के ऊपर जलते ये नींव से बने हुए दिए की प्रज्वलन से आखिर क्या कुछ इतिहास रचता है। और पंकज, मैं कहूंगी एक बार फिर से ये सारी तस्वीरें दिखाइए। आप दूसरी तरफ भी देखेंगे, उस तरफ भी आपको दिए ही दिए नजर आएंगे। और ये वॉलंटियर्स हैं जो लगातार लगे हुए हैं, गाड़ियों में लगातार दिए आ रहे हैं। जो भी जगह खाली यहाँ पर दिखाई दे रही है उसमें दिए भर दिए जाते हैं और पूरे सीक्वेंस के साथ। ऐसा नहीं है कि कहीं 8 लगा दिया, कहीं 10 लगा दिया या कहीं 12 लगा दिया। एक लाइन में 14 है, यानी कुछ इस तरह से जब आप इन्हें गिनेंगे तो यहाँ 14 है और इस तरफ 14 है और इस तरफ 14, यानी जो 4 कोने हैं और इनके बीचों के जो दिए हैं वो 14 ही 14 यहाँ पर नजर आएंगे। हम अमित के पास यहाँ पर जाएंगे और अमित, सिक्योरिटी सबसे ज्यादा जरूरी हो जाती है, खासतौर से ऐसे वक्त में जब हम सब जानते हैं कि सुरक्षा के इंतजाम बेहद पुख्ता होने चाहिए। क्या तस्वीर नजर आती है इसे लेकर? देखिए, सुरक्षा के इंतजाम भी बहुत पुख्ता किया गया है यहाँ पर अयोध्या में। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर दिखाऊं कि ये घाट की तस्वीरें होंगी और एक घाट पे घाट की नंबरिंग की गई है, 1 2 3 4 5 6 करके इस तरीके से नंबरिंग की गई है। और इस घाट पे एनसीसी कैडेट होंगे और साथ ही साथ ऊपर के सड़कों पे आप देख सकते हैं वहाँ उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान हो गए। जो ऊपर जो सड़क देख सकती हैं उसी सड़क से होते हुए योगी आदित्यनाथ कल तकरीबन शाम के 6 बजे के आसपास वो यहाँ पर पहुंचेंगे और उसके बाद दीप प्रज्वलित करेंगे और उसके बाद पूरा अयोध्या जो है वो रोशनी से जगमगा जाएगा। जब कल सूरज डूबेगा उसके बाद अयोध्या में रोशनी ऐसी जगमगाएगी कि पूरा विश्व उसको देखेगा। सवीना, बिल्कुल अमित, आपके पास लौटेंगे, बार बार आएंगे, क्योंकि हर एक तस्वीर न्यूज़ 18 इंडिया अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। इसलिए बार बार यही कह रहे हैं कि हमारे इस महाकवरेज के जरिए न्यूज़ 18 इंडिया की फैमिली के साथ, हमारे परिवार के साथ मनाइए अयोध्या नगरी की ये अद्भुत दिवाली।